नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी में जीके जीएस सेक्शन का ये आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है और 6 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा एसएससी जीडी के हिंदी की जो सीरीज है हमारी ऑलरेडी चल रही है और इसमें अभी तक हमने 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इन वीडियो को ज़रूर देखिए और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो दोनों सीरीज हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो उनको आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हो। और बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? ऑप्शन ए गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी सुजाउद्दौला अवध का नवाब, ऑप्शन सी मुगल शासक मोहम्मद शाह, या फिर डी गुलाम मोहम्मद गौस खान। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी मुगल शासक मोहम्मद शाह। और जब मैं बात करता हूँ फ़ारस के बादशाह नादिर शाह के बारे में, तो इसने राजा बनने से पहले वर्ष 1729 में एक लड़ाई लड़ी। इसको बोला गया दमघन का युद्ध। इसमें ये जीत हासिल करता है और अपना जो वर्चस्व है फ़ारस के अंदर स्थापित कर लेता है। फिर इसके बाद 1736 में ये वहाँ पे राजा बनता है। इसके बाद 1738 आता है और इस वर्ष ये अफ़गानिस्तान पे एक सफल आक्रमण करता है। फिर उसके बाद जो 1739 आता है और यहाँ पे मुग़ल जो शासक है भारत के अंदर, उसकी तरफ आक्रमण करने की सोचता है और करता भी है और यहाँ तक इसमें जीत जाता है। और फिर जब मैं बात करता हूँ गयासुद्दीन बलबन के बारे में, ये 1266 में गद्दी पे बैठा और गद्दी पे बैठने के बाद इसने कुछ उपाधियाँ धारण की। इसमें सबसे पहली थी आपकी गियासुद्दीन और दूसरी थी आपकी नियाबत ए खुदाई। इसका मतलब है कि अल्लाह का प्रतिनिधि। तो इसने ये जो 2 उपाधियाँ हैं ये धारण की। इसके अलावा जो तीसरी उपाधि थी वो इसको मिली उलुग खां के रूप में। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। इसके अलावा बलबन से संबंधित कुछ और जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ सकता है कि लौह और रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई? तो वो है आपका गयासुद्दीन बलबन। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो आपका तुर्क चालीसा था इसको किसने ख़त्म किया? तो वो है आपके बलबन। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सजदा और पावोस जैसी जो प्रथाएं हैं वो किसने प्रारंभ की? तो वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा बलबन। फिर आपसे पूछ सकता है कि नवरोज जो त्योहार है किसने मनाने प्रारंभ किए? तो वो है आपका बलबन। फिर आपसे पूछ सकता है कि किस शासक ने सिक्कों के ऊपर खलीफा का नाम अंकित करवाया? तो वो है आपका बलबन। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ला किसकी इकाई है? ऑप्शन ए विद्युत चालकत्व, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रवाह, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवाह घनत्व, या फिर डी धारिता। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी चुंबकीय प्रभाव घनत्व। इसके अलावा कुछ और इकाइयाँ हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए और इसमें सबसे पहला आता है टेम्परेचर यानी तापमान। तो इसकी जो इकाई है वो है केल्विन। फिर आता है आपका मास यानी द्रव्यमान और इसकी जो इकाई है वो है आपकी किलोग्राम।
फिर आता है आपका समय, तो समय की जो इकाई है वो है सेकंड। फिर आता है आपका करंट यानी धारा, तो इसकी जो इकाई इकाई है वो है एम्पियर। फिर आता है आपका बल यानी फोर्स, इसकी जो इकाई है वो है न्यूटन। फिर आता है आपका एंगल यानी कोण, और इसकी जो इकाई है वो है आपकी रेडियन। फिर आता है आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और इसकी जो इकाई है वो है आपकी हर्ट्ज। फिर आता है आपका ऊर्जा, एनर्जी। फिर आपका वर्क, फिर आपका हीट और पावर, इन सभी की जो इकाई है वो है आपकी जूल। फिर मैं बात करता हूँ धारिता, कैपेसिटेंस, तो इसकी है फेराड। और प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की बात करता हूँ तो इसका है ओम। और चुंबकीय प्रवाह की बात करता हूँ, इसकी है आपकी वेबर। तो ये सभी जो इकाइयाँ हैं आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका एक पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसके अलावा अगर आपने बेल आइकन को भी नहीं दबाया है, ये जो आपको बेल आइकन दिख रहा है ना, ये वाला, अगर आपने ये बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए लेजिम, ऑप्शन बी चिराव, ऑप्शन सी पोपिर, या फिर डी मांचा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी। और जब मैं बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश के जो नृत्य हैं वो इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है बुआ, फिर आपका चालो, फिर आपका वांचो, फिर आपका पासी कोंकी, फिर आपका पोंग, फिर आपका बाडो छम। ये सभी इसके महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और फिर जब मैं बात करता हूँ लेजिम, तो ये है आपका महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के कुछ और नृत्य हैं जैसे लावड़ी, नकटा, काली, गफा और दहकिला। ये सभी इसके महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, या फिर डी चीन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए भारत। वहीं जब मैं बात करता हूँ मेंस में जो वर्ल्ड कप है वो किस टीम ने जीता, तो वो जीता आपका श्रीलंका ने। और इसने किसको हराया? इसने हराया आपका इंडिया के लिए। और वहीं जब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके जोसेफ मेयर, और ये भी हैं आपके स्विट्जरलैंड से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतर्स्राव ग्रस्तियों के कार्य को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए अधिवक्र ग्रंथि, ऑप्शन बी गावदुम ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, या फिर डी गल ग्रंथि। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आर त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श त्रिज्या वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है?
तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि अभी केंद्रीय जो बल है उसका फॉर्मूला क्या है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसमें आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका mr/v²। दूसरा है आपका mr²/v। तीसरा है आपका mv/r²। और चौथा है आपका mv²/r। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी, mv²/r। अगला क्वेश्चन आता है आपका, केंद्रीय बजट 2018 ने कितनी राशि के साथ कृषि के लिए ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ की घोषणा की? ऑप्शन ए 1000 करोड़, ऑप्शन बी 5000 करोड़, ऑप्शन सी 500 करोड़, या फिर डी 100 करोड़। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, 500 करोड़। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक सांगोल का नाम बताइए। ऑप्शन ए खुबाक असी, ऑप्शन बी डोमकच, ऑप्शन सी बनवह, या फिर डी घातो कितो। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए खुबाक असी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए यूएसएसआर। वहीं जब मैं कनाडा की बात करता हूँ तो कनाडा से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था, और इसके अलावा लिया है अपशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो। और वहीं जब मैं फ्रांस की बात करता हूँ तो यहाँ से हमने 3 शब्द जोड़े हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इसके अलावा जो गणतंत्र है वो भी हमने यहीं से लिया है। और जब हम बात करते हैं ब्रिटेन तो यहाँ से लिया है हमने संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। फिर यहाँ से लिया है हमने संसदीय विशेषाधिकार, संसद के जो विशेष अधिकार हैं वो। फिर यहाँ से लिया है हमने विधि का शासन। फिर यहाँ से लिया हमने एकल नागरिकता। फिर आपका यहाँ पे लास्ट आता है मंत्री मंडल की व्यवस्था। ये सभी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? ऑप्शन ए द मिस्ट्रेस ऑफ सरप्राइजेस, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज, ऑप्शन बी द ओशन ऑफ चर, ऑप्शन सी रिवर ऑफ स्मोक, या फिर डी राइट एंड मिस्ट्री मंडी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी राइट एट मिस्ट्री मंडी। जो विक्रम सेठ हैं इनकी कुछ और महत्वपूर्ण बुक हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका दी गोल्डन गेट, फिर आपका टू लाइव्स, फिर आपका ए स्वीटेबल बॉय, फिर आपका एन इक्वल म्यूजिक, फिर आता है आपका फ्रॉम हेवन लेक, फिर आपका लास्ट में आता है थ्री चाइनीज पोइट।
ये इनकी महत्वपूर्ण बुक हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और फेमस राइटर हैं जिनकी बुक्स आपको याद होनी चाहिए, और इसमें सबसे पहला नाम आता है अरविंद अडिगा। और इसकी इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है आपकी दी वाइट टाइगर। और इसके अलावा इनकी एक और बुक है एमनेस्टी। फिर एक और बुक है आपकी लास्ट मैन इन टॉवर। और एक और बुक है इनकी बिटवीन द असैसिनेशन। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण बुक है। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। ऑप्शन ए बी ओ चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी दादा भाई नेरोजी, या फिर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में से जो सिविल सेवा थी, इसमें जो सबसे ऊंचा पद था जो कि भारतीयों के लिए दिया जा सकता था, वो था आपका अमीन का। मतलब क्या है कि अगर कोई भी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास भी कर लेता है तो उसको जो सबसे ऊंचा पद है वो आपका अमीन तक का ही मिलता था। बट वर्ष 1833 आता है और इसमें कुछ फिर महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं। और इसके बाद जो भारतीयों के लिए जो सर्वोच्च पद था जो भारतीय सिविल सेवा को पास करने के बाद मिल सकता था, वो था आपका डीएम का या फिर डिप्टी कलेक्टर का। और वहीं जब हम बात करते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो इनका जो चयन था वो हुआ आपका 1863 में। और चयन होने के बाद ट्रेनिंग के लिए लंदन जाते हैं और वर्ष 1864 में ये वापस आते हैं वहाँ से। और इनकी जो पहली तैनाती थी वो हुई 1865 में, और ये हुई अहमदाबाद के अंदर। और पद मिला इनको डेप्यूटी कलेक्टर का। और इन्होंने लगभग 30 वर्ष तक काम किया। और लास्ट में ये जो है जज के पद से 17 में जो जज का जो पद था वहाँ से ये सेवानिवृत्त हो गए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हरकन्या या हरेक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और उसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। ऑप्शन ए महानंदन, ऑप्शन बी प्रद्योत, ऑप्शन सी उदयन, या फिर डी नंदीवर्धन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी उदयन। तो जब मैं बात करता हूँ हरेक वंश, तो इसका जो शासन था हरेक वंश का, वो चला आपका 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक। और हरेक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। और वहीं जब मैं हरेक वंश के शासकों की बात करता हूँ, इसमें कुल 6 शासक थे। सबसे पहला बिंबिसार, दूसरा आपका अजातशत्रु, तीसरा आपका उदयन, चौथा आपका अनिरुद्ध, और पांचवा आपका मेंढक, और छठा आपका नागदशक। जो छठा शासक था नागदशक, उसको शिशुनाग ने 412 ईस्वी में मार दिया और अपना एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। और फिर जब हम बात करते हैं कि मगध पर शासन जो किया
किन किन वंशों ने किया, तो ये थे आपके 10 वंश। सबसे पहला था इसमें बृहदवंश, दूसरा था आपका हर्यक, तीसरा था आपका यहाँ पे शिशुनाग, चौथा आपका नंदवंश, पांचवा आपका मौर्य वंश, छठा आपका शुंग वंश, सातवां आपका काणु वंश, आठवां आपका सातवाहन और नौवां आपका गुप्त वंश और 10वां आपका पाल वंश। जब मैं बात करता हूँ 16 महाजनपद के बारे में, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका अंग, और इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा। दूसरा आता है आपका मगध, और इसकी जो राजधानी थी राजगृह। इसके अलावा वैशाली और जो पाटलिपुत्र थी वो भी इसकी राजधानी थी। फिर आता है आपका काशी, और इसकी जो राजधानी थी वो थी बनारस या वाराणसी। फिर आता है आपका वत्स, और इसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। फिर आता है आपका वज्जी, और इसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली। फिर आता है आपका कौशल, और इसकी थी राजधानी श्रावस्ती। फिर आता है आपका अवंती, और इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी और महिष्मती। फिर आता है आपका मल, और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी कुशावती या फिर कुशाग्रा। फिर आता है आपका पांचाल, और इसकी जो राजधानी थी वो थी अक्षेत्र। फिर आता है आपका चेदी, राजधानी थी वो थी शक्तिमती। फिर आता है आपका कुरु, और कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। फिर आपका मत्स्य, और इसकी जो राजधानी थी विराटनगर। और फिर आता है आपका कंबोज, और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी हाटक या फिर कपीसी। फिर आता है आपका सुरसेन, यानी ये वाला क्षेत्र, तो इसकी राजधानी थी मथुरा। फिर आता है आपका अस्मक, ये वाला, और इसकी राजधानी थी पोतन। और फिर आता है गंधार, और यहाँ पे जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। तो ये थे आपके 16 महाजनपद। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और खासकर इनकी जो राजधानी है वो आपसे कई बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? ऑप्शन ए बाहाँ, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी कंधे या करधनी, या फिर डी रीढ़। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ये बाहाँ। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उसमें कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए किलोजूल, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी किलोग्राम, या फिर डी केल्विन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ये किलोजूल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी जबलपुर, या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी जबलपुर। और जब मैं बात करता हूँ चंबल नदी के बारे में, तो चंबल जो नदी है आपकी वो जानापा पर्वत के बांगचू पॉइंट के महू से निकलती है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका चमाड़वती। और चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो है 960 किलोमीटर, और ये जो है यमुना की सहायक नदी है, और जो यमुना है आपकी वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और वहीं जब मैं बात करता हूँ चंबल नदी पे बने बांध यानी डैम्स के बारे में, इसमें आपके 4 डैम हैं। पहला है आपका गांधी सागर डैम, और जो कि बना है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। फिर दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर डैम, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ जो रीजन है उसमें बना है। और तीसरा है आपका यहाँ पे जवाहर सागर डैम, और जो कि बना है राजस्थान के कोटा में।
और चौथा है यहाँ पे आपका कोटा बैराज, और ये है आपका कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 में कृषि वृद्धि दर कितनी होने की संभावना बताई गई थी? ऑप्शन ए 3.90, ऑप्शन बी 4.30, ऑप्शन सी 2.10 या फिर डी 6.50। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी 2.10। तो अभी 2022 के अंदर जो हमारी जीडीपी है वो कितने परसेंट से ग्रो कर रही है, के लिए जो अलग अलग रेटिंग एजेंसी हैं उन्होंने अपनी अलग अलग रेटिंग दी है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और इसने बोला है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 8.9% से ग्रो करेगी। फिर आता है आपका इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमी है वो 9.3% से ग्रो करेगी। फिर आता है आपका IMF के अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमी है 9.0% से ग्रो करेगी। फिर आता है आपका RBI जो कि महत्वपूर्ण है, और RBI के अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमी है 9.5% से ग्रो करेगी। और फिर आता है आपका वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमी है 8.3% से ग्रो करेगी। और फिर इसके बाद आता है आपका फिच रेटिंग जो कि US का सबसे प्रेस्टिजियस संस्थान है, और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 8.7%। तो ये सभी प्रिडिक्शन आपको याद रखनी है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वही जब मैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करता हूँ तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए। इसमें सबसे पहला बदलाव ये था, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसको मद्रास, और जो बम्बई की प्रेसिडेंसी थी उसमें सर्वोच्च बनाया गया, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग। अगला जो पॉइंट था वो ये था कि जो गवर्नर जनरल था इसकी सहायता के लिए 4 जो पार्षद थे उनको चुना गया, और इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष के लिए होता था। जब मैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात करता हूँ तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण काम हुए, और इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये था कि पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में नामित करना स्टार्ट कर दिया गया। विधान परिषद में भारतीयों का नामांकन। और विधान परिषद में भारतीयों की जो संख्या थी वो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 12 हो सकती थी बस। और इनकी जो अवधि थी, जो लोग नामित किए जाते थे वो आपके 2 वर्ष के लिए किए जाते थे। और फिर जब हम बात करते हैं 1858 के, एक बार मैं इसको हटा लेता हूँ। और जब मैं बात करता हूँ 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में, सबसे पहला काम ये हुआ कि जो अभी तक शासन था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। अब वो शासन स्थानांतरण होकर के वो आपके क्राउन के पास पहुंच गया। और अभी तक क्या था, यहाँ पे एक पद था गवर्नर जनरल का, जो कि इसके समय थे आपके
लॉर्ड कैनिंग। ये जो पद था इसको बदलकर अब वायसराय का जो पद था उसको बनाया गया, और जो पहले वायसराय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो कह सकते हैं कि जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो थे वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। और ये जो कानून था, इस कानून को भारत को अच्छा बनाने वाला कानून बताया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ से जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए दिया मिर्जा, ऑप्शन बी निकोल फारिया, ऑप्शन सी रीता फारिया, या फिर डी प्रियंका चोपड़ा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका बी निकोल फारिया। वहीं जब मैं बात करता हूँ दिया मिर्जा, तो ये एक एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनको सन 2000 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के खिताब से नवाजा गया। और जब मैं रीता फारिया के बारे में बात करता हूँ तो ये डॉक्टर हैं, साथ ही साथ मॉडल, सेंट ब्यूटी पीजेंट की उपाधि से इनको नवाजा गया। और वहीं जब मैं बात करता हूँ प्रियंका चोपड़ा, तो ये एक अभिनेत्री है और सन 2000 में इनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। अगला क्वेश्चन आता है आपका संकर किस्म की ज्वार के लिए 2018-19 के लिए न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 5150, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1950, या फिर ऑप्शन डी 2430। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी 2430। और इसके अलावा कुछ और फसलें हैं और उनका जो एमएसपी है 2022 और 2023 के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो आप उनको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, तूर, इन सभी का यहाँ पे दे रखा है, तो आप इनको देख सकते हो। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? ऑप्शन ए शनि यानी सैटर्न, ऑप्शन बी अरुण यूरेनस, ऑप्शन बी वरुण नेपच्यून, या फिर डी बृहस्पति यानी जुपिटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए शनि या सैटर्न। जब मैं ग्रहों की परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा हैं वो आपके सैटर्न के पास हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 8। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए भाग 3। और वहीं जब मैं बात करता हूँ भाग 1, तो इसमें आपका दिया गया है संघ और उसके क्षेत्र। और वहीं मैं बात करता हूँ भाग 4A, तो इसमें आपके मूल कर्तव्य। और वहीं जब मैं बात करता हूँ भाग 8, तो इसमें दिया गया है आपका संघ राज्य क्षेत्र। और जब मैं भारतीय संविधान की बात करता हूँ तो इसके लिए जो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो हुआ आपका 6 दिसंबर 1946 को। बट पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई वो हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। और जब हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया तो इसके अंदर आपके 395 अनुच्छेद, 22 भाग
और 8 आपकी अनुसूचियाँ थी। परंतु जब हम वर्तमान संविधान की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपके 448 अनुच्छेद और 25 आपके भाग हैं और 12 इसमें आपकी अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया? ऑप्शन ए घोरमारा द्वीप, ऑप्शन बी न्यू मूर द्वीप, ऑप्शन सी जम्बूद द्वीप और आपका ऑप्शन डी लोहाचारा द्वीप। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी न्यू बोर द्वीप। और जब मैं बात करता हूँ रिसेंटली आए तूफान या चक्रवात के बारे में, तो कुछ फेमस चक्रवात हैं जो कि रिसेंटली आए और जो कि आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जवाद। ये जो आपका चक्रवात था वो उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे आया। फिर आया आपका साइक्लोन गुलाब, ये भी आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कोस्ट पर आया। फिर मैं बात करता हूँ गुजरात के आसपास जो भी आपके चक्रवात आए, तो इसमें आए आपके साइक्लोन तोकाते, फिर एक आया यहाँ पे साइक्लोन महा और एक साइक्लोन वायु। तो 3 जो चक्रवात हैं रिसेंटली वो गुजरात पे आए। जब मैं बे ऑफ बंगाल में आए चक्रवात की बात करता हूँ, तो इसमें सबसे पहला आता है साइक्लोन यास, फिर आपका साइक्लोन अम्फान, अगला क्वेश्चन आता है आपका 2018 का फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी राफेल नडाल या फिर डी एंडी मुरे। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी राफेल नडाल। तो जब हम टेनिस की बात करते हैं तो इसके आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला आपका यूएस, दूसरा आपका विमल्डन, तीसरा आपका फ्रेंच और चौथा आपका ऑस्ट्रेलियन। तो जो यूएस ओपन है मेल्स में जो जीता वो जीता आपका कार्लोस एल्काराज ने, और ये हैं आपके स्पेन के। और वुमेन्स की बात करते हैं तो वो जीता आपका ईगा स्वेतैक ने। वहीं जब मैं विमंडल की बात करता हूँ तो ये जीता आपका नोवाक जोकोविच ने मेंस के अंदर। और वुमेन्स की बात करते हैं तो आपकी एलेना रबियंका इसने जीता। फ्रेंच की बात करते हैं तो फ्रेंच में मेल्स के अंदर जीता आपका राफेल नडाल ने, और वुमेन्स के अंदर जो जीता वो जीता आपका ईगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो इसका मेंस जीता राफेल नडाल ने, और वुमेन्स वाला जीता आपका एस्ले वार्टी। अगला क्वेश्चन आता है आपका भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए विधान चंद्र रॉय यानी वीसी रॉय, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया या फिर डी धोड़ो केशव कर्वे। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी धोड़ो केशव कर्वे। तो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और इनका जो जन्म है वो आपका 8 अप्रैल 1858 को हुआ कोंकण के रत्नागिरी जिले में। और वहीं जब मैं बात करता हूँ विधान चंद्र रॉय, तो ये भारत के फेमस डॉक्टर थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ आपका पटना के अंदर। और ये
बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं। वहीं मैं बात करता हूँ गोविंद बल्लभ पंत, तो ये भारत के फ्रीडम फाइटर भी थे और भारत के एक महान आर्किटेक्ट भी थे। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड में, आज का जो उत्तराखंड है वहाँ पे। और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। वहीं मैं बात करता हूँ एम विश्वेश्वरैया, तो इनका जो जन्म हुआ 15 सितंबर 1860 को। तो इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए कोडाबा, ऑप्शन बी अंगामी, ऑप्शन सी गारो, ऑप्शन सी मोनपा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए कोडाबा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।